दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये किसी किताब का बनाया हुआ किस्सा भी नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है जो हमारे अपने एक सब्सक्राइबर के साथ हुई। और यकीन मानिए, अगर आप इसके हर लफ्ज को ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा जैसे आप उसी घर में मौजूद हों, उसी हवा में सांस ले रहे हों और शायद उसी खौफ को महसूस कर रहे हों। ये कहानी है एक छोटे से परिवार की, जिसने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नया घर किराए पर लिया। एक ऐसा घर जो देखने में बहुत खूबसूरत, शांत और आरामदायक लगा। लेकिन कहते हैं न कि कभी कभी जो चीज बाहर से जितनी अच्छी दिखती है, अंदर से उतनी ही सड़ीली होती है। और इस घर के अंदर जो सड़ांध थी, वो सिर्फ दीवारों की सीलन या पुराने फर्नीचर की बदबू नहीं थी, बल्कि वो एक डर थी, एक साया था जो दिन रात उनके साथ रहता था। कहानी की शुरुआत होती है शहर के एक पुराने हिस्से से, जहां संकरी गलियों के बीचों बीच खड़ा था वो 2 मंजिला मकान, जिसके बाहर लोहे का बड़ा गेट और गेट के ऊपर जंग खाया हुआ नेम प्लेट, जिस पर फेडेड लेटर्स में किसी पुराने मालिक का नाम लिखा था, जिसे पढ़ना भी मुश्किल था। घर किराए पर लेने वाले इस परिवार में थे राहुल, उसकी पत्नी नेहा और उनका 6 साल का बेटा आरव। ये तीनों कई सालों से एक तंग किराए के मकान में रह रहे थे, और जब उन्हें ये घर सस्ते किराए पर मिला तो उन्होंने एक पल भी सोचे बिना डील फाइनल कर दी, क्योंकि घर में 4 बड़े कमरे, एक छोटा सा गार्डन और पीछे की तरफ एक पुराना स्टोर रूम था, जिसे देखकर राहुल ने सोचा कि यहाँ वो अपना छोटा सा ऑफिस भी बना सकता है। शिफ्टिंग के पहले दिन सब कुछ बहुत नॉर्मल था। घर में सामान उतारते वक्त पड़ोसी भी मदद करने आए, लेकिन अजीब बात ये थी कि आसपास रहने वाले लोगों में से कोई भी उस घर के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा था, जैसे वो इस विषय को टाल रहे हों। राहुल ने 1-2 बार कैजुअली पूछने की कोशिश भी की, लेकिन जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट और नजरें चुराना मिला, और फिर वो बातें वहीं खत्म हो जाती। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। नेहा घर सजाने में लगी रही, आरव नए घर में इधर उधर भागता रहा। लेकिन चौथे दिन की रात से माहौल बदलना शुरू हुआ। रात के करीब 1:30 बजे नेहा को लगा जैसे घर के पीछे के स्टोर रूम में कोई चीज गिरने की आवाज आई हो। उसने सोचा शायद बिल्ली या चूहा होगा, लेकिन सुबह जब राहुल ने वहां जाकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था, और अजीब बात ये कि दरवाजे के हैंडल पर जैसे किसी ने ताजा गीली मिट्टी से हाथ लगाया हो, वो निशान साफ साफ दिख रहे थे। राहुल को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने नेहा को कुछ नहीं बताया। सोचा शायद किसी पुराने ताले या लकड़ी के सिकुड़ने से आवाज आई होगी। लेकिन अगले दिन से आरव का बर्ताव बदलने लगा। वो बार बार कहने लगा कि उसे रात में कोई आंटी मिलने आती है, जो उसके कमरे के कोने में बैठकर उससे बातें करती है। और ये सुनते ही नेहा का दिल धक से रह गया, क्योंकि उनके घर में किसी भी तरह की आंटी का तो सवाल ही नहीं था। और दोस्तों, यहीं से इस घर का असली राज खुलने की शुरुआत होती है, क्योंकि जो आरव ने बताया वो सिर्फ एक बच्चा नहीं देख सकता था, बल्कि वो कोई ऐसी चीज थी जो इस घर से जुड़ी हुई थी और अब उनके साथ थी, चाहे वो माने या न माने। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि कैसे आरव ने अपनी माँ नेहा को बताया कि रात में एक आंटी उससे मिलने आती है, और ये सुनकर नेहा का दिल जैसे जम सा गया था। लेकिन उसने राहुल से इस बारे में कुछ कहने से बचना चाहा, क्योंकि उसे डर था कि राहुल इसे मजाक समझेगा या बच्चे की कल्पना मानकर टाल देगा। लेकिन नेहा जानती थी कि आरव मजाक नहीं कर रहा। उसकी आंखों में वो डर साफ दिख रहा था। वो मासूम चेहरा जो पहले नए घर को देखकर खिल उठता था, अब हर शाम सूरज ढलते ही बुझ जाता था, जैसे उसे किसी का इंतजार हो या फिर किसी के आने का डर हो। उस रात नेहा ने तय किया कि वो जागती रहेगी और देखेगी कि आरव किससे बात करता है। लगभग 1:20 पर, जब घर के सारे कमरे नींद और सन्नाटे में डूबे थे, नेहा को अपने बेटे के कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
कदम इतने धीरे पड़े जैसे फर्श भी उसकी चाल सुनकर चुप रहना चाहता हो। उसने कमरे का दरवाजा हल्का सा खोला और अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। आरव अपने बिस्तर पर बैठा था, लेकिन उसकी नजर कमरे के कोने में रखी पुरानी झूलने वाली कुर्सी पर थी, जो खुद ब खुद हिल रही थी और जैसे कोई अदृश्य शख्स उस पर बैठा हो। आरव धीमी आवाज में कह रहा था, आंटी, मम्मा को मत डराना। मम्मा अच्छी हैं। नेहा ने घबराकर लाइट ऑन कर दी और उसी पल झूलना बंद हो गया, लेकिन कुर्सी की लकड़ी अब भी थोड़ी सी गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी ने वहां बैठा हो। अगले दिन नेहा ने राहुल को ये सब बताया, लेकिन राहुल ने इसे या तो सपना माना या थकान का असर, और कहा, नेहा, तुम नई जगह पर आई हो, दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आना नॉर्मल है। मगर नेहा ने ठान लिया था कि वो इस घर का सच पता लगाएगी। शाम को जब राहुल ऑफिस चला गया तो नेहा घर के पीछे के पुराने स्टोर रूम में गई, जहां ताले को छूते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसकी हथेली पर रख दिया हो। ताला खोला तो अंदर अंधेरा और बासी गंध का मिश्रण था। दीवार पर पुराने अखबारों की कतरनें चिपकी थीं, कुछ जगहें धुंधली पड़ चुकी थीं, लेकिन एक फोटो अब भी साफ थी, एक महिला की, जिसकी आंखें सीधे कैमरे में नहीं बल्कि जैसे देखने वाले की रूह में झांक रही हों। फोटो के नीचे कुछ लिखा था, अंजलि 1987। और दोस्तों, इसी नाम ने नेहा की रगों में सिहरन दौड़ा दी, क्योंकि आरव ने जब आंटी का जिक्र किया था तो उसने नेहा से कहा था कि आंटी का नाम अंजलि है। अब सवाल ये था कि ये अंजलि कौन थी और क्यों इस घर में अब भी मौजूद थी। नेहा अब यकीन कर चुकी थी कि ये घर महज 4 दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि इसके हर कोने में कोई अदृश्य ताकत सांस ले रही है, और उसका नाम है अंजलि। उस रात नेहा ने इंटरनेट खंगाल डाला, पुरानी न्यूज आर्काइव्स खोली और धीरे धीरे उसके सामने एक डरावना सच आने लगा। 1987 में इसी घर में अंजलि नाम की एक औरत रहती थी, जिसकी शादी एक बिजनेसमैन से हुई थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन बाद में घरेलू झगड़े, पैसों की लालच और धोखे ने उनके रिश्ते को जहरीला बना दिया। कहते हैं कि एक रात अंजलि की चीखों से पूरा मोहल्ला गूंज उठा, लेकिन जब लोग घर पहुँचे तो दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़की के पर्दे खून से सने हुए थे। अगले दिन पुलिस ने अंजलि की लाश इसी घर के पीछे वाले स्टोर रूम से बरामद की, लेकिन केस को आत्महत्या बताकर फाइल बंद कर दी गई। हालांकि पड़ोसियों का मानना था कि अंजलि की मौत एक हादसा नहीं बल्कि कत्ल था, और कातिल आज तक बेनकाब है। ये सब पढ़ते हुए नेहा के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस स्टोर रूम में अंजलि मरी थी वही जगह अब उनके घर का हिस्सा थी, और वही कमरा था जिसमें नेहा ने ताले पर ठंडक महसूस की थी। अगले दिन नेहा ने आरव से पूछा, बेटा, वो आंटी तुमसे क्या कहती हैं? आरव ने मासूमियत से जवाब दिया, आंटी कहती हैं कि मैं अकेली हूँ और मुझे यहाँ से कोई निकालना चाहता है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब ये महज डरावना खेल नहीं था, ये एक चेतावनी थी। उस रात नेहा ने अपने फोन का कैमरा ऑन करके आरव के कमरे में रिकॉर्डिंग लगाई और खुद बगल में सो गई। करीब 2:15 पर फिर से वही फुसफुसाहट शुरू हुई, लेकिन इस बार नेहा ने सुनने की कोशिश की। आवाज बेहद धीमी थी, जैसे किसी पुराने रेडियो से आ रही हो, और फिर अचानक एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। वो बिजली की तरह उठी और लाइट ऑन कर दी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो दिल थम गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कुर्सी पर बैठी एक धुंधली आकृति आरव के बालों पर हाथ फेर रही है और उसके होंठ हिल रहे हैं, मानो वो कुछ कह रही हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वीडियो में एक पल के लिए वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही दिखा जैसा अखबार की फोटो में था, अंजलि का चेहरा। और अब नेहा समझ चुकी थी कि अंजलि यहाँ सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि इस घर से बंधी हुई है और शायद किसी को अपना सच सुनाना चाहती है।
नेहा अब पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि अंजलि इस घर में फंसी हुई है, लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो चाहती क्या है और क्यों आरव के जरिए ही बात कर रही है। अगले दिन नेहा ने ठान लिया कि वो अकेले में अंजलि से बात करने की कोशिश करेगी। रात करीब 1 बजे उसने आरव को अपने पास सुला लिया और स्टोर रूम का दरवाजा खोल दिया। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ एक मोमबत्ती जलाकर वो बीच में बैठ गई और धीमी आवाज में बोली, अंजलि, अगर तुम यहाँ हो तो मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर मोमबत्ती की लौ कांपने लगी, जैसे किसी ने पास आकर उसमें फूंक मारी हो और ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। तभी एक धीमी पर साफ आवाज आई, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझसे सब छीन लिया और अब मैं इस घर से नहीं जा सकती। नेहा ने डरते हुए पूछा, उन्होंने कौन? और तभी मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में सिर्फ अंधेरा और एक साया रह गया और उसी अंधेरे में नेहा को लगा जैसे किसी ने उसके कान में कहा, वो तुम्हारे साथ भी वही करेगा। नेहा डर के मारे कमरे से बाहर भागी, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अंजलि की बात राहुल के बारे में नहीं थी, बल्कि किसी और के बारे में जो इस घर पर नजर रखे हुए था। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात में बर्तन गिरना, दीवारों पर नाखूनों के ताजा निशान और आरव का बार बार चिल्लाकर कहना, आंटी गुस्सा हैं। नेहा ने आखिरकार एक स्थानीय पुजारी को बुलाया, जिसने आते ही कहा कि इस घर में कोई आत्मा नहीं, बल्कि कई आत्माएं फंसी हुई हैं, लेकिन उनमें सबसे ताकतवर अंजलि है और जब तक उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती, ये घर चैन से नहीं रहेगा। पूजा शुरू हुई। मंत्रों की गूंज ने माहौल को और भारी बना दिया। अचानक कमरे की खिड़की जोर से बंद हो गई। आरव बेतहाशा रोने लगा और नेहा ने देखा कि उसके चारों ओर धुएं का एक घेरा बन गया है, जिसमें अंजलि का चेहरा उभर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और इंतजार साफ दिख रहा था। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ा और नेहा से कहा, अभी इस घर को छोड़ दो और पीछे मुड़कर मत देखना। उस रात नेहा, राहुल और आरव सिर्फ जरूरी सामान लेकर घर छोड़कर निकल गए। पीछे से दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई, जैसे घर खुद उन्हें बाहर धकेल रहा हो। अगले दिन उन्होंने सुना कि उसी रात स्टोर रूम में आग लग गई थी और आग की लपटों के बीच लोगों ने एक औरत का साया खिड़की से बाहर झांकते देखा था। आज तक वो घर खाली पड़ा है और मोहल्ले वाले कहते हैं कि रात को अगर उस गली से गुजरो तो खिड़की में से कोई तुम्हें देख रहा होता है और वो चेहरा हमेशा अंजलि का होता है।